और कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए कक्षा लेकर आए हैं कल वाली से आगे वाली कक्षा। इससे पिछली कक्षा में हमने वाक्य संरचना में पद क्रम को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि उससे समझ बन करके आज आप देख पाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वाक्य संरचना पाठ्यक्रम में सिर्फ ये शब्द लिखा है और उसमें पदक्रम भी आते हैं और वाक्य के प्रकार भी आते हैं, उदाहरण भी आते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में दूसरी कक्षा लेकर आए हैं वाक्य संरचना, और आज हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य को कितने कितने भागों में बांटा गया है और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब की बार संभावना ज्यादा यही है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न प्रकार का उदाहरण किस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आज हम देखेंगे रचना के आधार पर। सबसे पहले शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। कर्म से, जैसा कि हमने कहा था, नंबर 1 पर आपको रखना है साधारण वाक्य, नंबर 2 पर रखना है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और नंबर 3 पर रखना है आपको संयुक्त वाक्य। और ये क्यों रखना है और कैसे रखना है ये थोड़ा सा जान लीजिए। जब हम साधारण वाक्य की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें योजन होता है 1 और 1 का। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो इसमें योजन होता है 1 और 1 सही 1/2, यानी कि 1 और आधे का। और अगर इसकी बात करें तो 1 धन 1 का योग होता है। तो यानी कि ये तो हो गए 2, ये तो पूरे पूरे 2 वाक्य होते हैं, और ये होते हैं 1 सही 1/2 वाक्य, और ये होता है केवल 1 वाक्य। तो सबसे पहले संख्या में 1 आती है, 1 से बड़ी भी संख्या 1.5 आ जाती है, और उसके बाद में 2 आ जाती है। ऐसा ही इनके अंदर है। पहले इसी बात को समझ लीजिए और इसको और अधिक हम समझें तो देखिए, साधारण वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो। अब इसी बात को अलग अलग प्रकार से लिखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिसमें एक उद्देश्य एवं एक ही विधेयक हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेयक हो, उसमें देखिए एक विधेयक, उसे कहेंगे साधारण। इस परिभाषा से आप समझिए, साधारण का मतलब है कर्ता भी एक होगी, क्रिया भी एक ही मानी जाएगी, कर्म भी एक ही होगा सामान्यतः, जिसको हम बोलते हैं मोहन विद्यालय जाता है, श्याम खेल रहा है, आदि किसी भी प्रकार के। तो जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, केवल एक ही प्रधान वाक्य हो, जिसमें एक उद्देश्य हो, जिसमें एक विधेयक हो। ये इसलिए भी याद रखना है, कई बार विशेषताओं से संबंधित ही पूछ लें तो उसे कहेंगे हम साधारण वाक्य। अब देखते हैं मिश्र। इतना अगर समझ गए हैं तो अब मिश्र में आ जाइए, क्योंकि पहले इसको समझना जरूरी है। तो मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, एक तो होगा प्रधान उपवाक्य, क्योंकि पूरा तो वाक्य है और ये सारे उपवाक्य ही हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य होगा तथा दूसरा आश्रित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आश्रित उपवाक्य होगा। एक तो प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित, उसी पर आश्रित, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होगा। एक तो स्वतंत्र वाक्य होगा लेकिन दूसरा उस पर आश्रित होगा, और आश्रित से ही मिश्र बना है या मिश्रित बना है, ये इसमें हो जाएगा। जैसे शीला और सुरेश की बहन है जो दिल्ली रहती हैं। अब जो दिल्ली रहती हैं ये अपने आप में आश्रित उपवाक्य हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं है। कौन रहती है ये जानने के लिए हमें प्रधान उपवाक्य में आना पड़ता है, यानी कि शीला रहती है। तो इसका उत्तर हम प्रधान वाक्य में ढूंढते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित, मिश्र आदि नामों से जानते हैं। और देखिए नंबर 3 पर है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या है कि 2 या अधिक या 1 से अधिक, मान लीजिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं।
अधिक प्रधान वाक्य होते हैं, प्रधान वाक्य होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दो या दो से अधिक, दो तो अनिवार्य है, दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य। यहां आश्रित का प्रयोग नहीं किया या एक का प्रयोग नहीं किया तो उसे कहेंगे संयुक्त। और इसमें तो कोई भेद नहीं है, ये तो आप अलग से निकाल लोगे। लेकिन ये याद रखें, मिश्रित में एक प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। संयुक्त में एक से अधिक प्रधान होंगे, आश्रित वाली कोई बात ही नहीं है, और आदि का प्रयोग कर देते हैं। जैसे श्याम खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है, तो ये और का प्रयोग करके दो स्वतंत्र अपने आप में वाक्य का प्रयोग हो जाए तो उसे कहते हैं हम संयुक्त कहते हैं। बस इतना याद रखें और आगे देखते हैं। और ये लीजिए, ये परिभाषा है। पहले हम साधारण वाक्य को ही जानते हैं, पहचानते हैं। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक ही विधेयक हो, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य हो, विद्यमान हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब दो तीन बातें मुख्य रूप से निकल के आती है। क्रिया कितनी हो? एक। कर्ता कितना हो? एक। उद्देश्य कितने हो? एक। और विधेय कितने हो? एक। तो सारी बातें एक ही हो, साधारण सामान्य हो, कोई दो वाक्य या आश्रित वाक्य नहीं हो, वहां साधारण। तो इसलिए इसका नाम ही साधारण है, तो साधारण वाक्य हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, अंकित खेलने जा रहा है। अब यहां पर अंकित क्या है? उद्देश्य है। तो अंकित उद्देश्य है, एक ही है। खेलने जा रहा है क्या है? क्रिया है जो एक है, क्रिया भी एक है। खेलना क्या है? खेलना कर्म है उसका, तो ये भी एक ही है। तो इस प्रकार के सारे उदाहरण जो हैं ये है साधारण वाक्य के उदाहरण कहलाते हैं। प्रभा और किरण आ रही है। अब यहां आप थोड़ा द्वंद्व नहीं हो जाए, और का प्रयोग देखते ही समझ जाएं कि और का प्रयोग आ गया है और हम इसको तो अब संयुक्त ले जाए, नहीं। ये दोनों ही उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य नहीं है, केवल एक उद्देश्य है। अब दो या हो सकते हैं, दो से अधिक भी कर्ता हो सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया तो संयुक्त रूप से इकाई के रूप में तो एक ही माना जाएगा। तो एक ही इकाई हुई है, प्रभा और किरण आ रही है। अब देखिए, आ रही है क्रिया एक है। अगर उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य प्रभा और किरण है, ये एक इकाई है। संख्या जरूर दो है कि दो अलग अलग नाम है, लेकिन इकाई एक है। तो ये जरूर याद रखें, यहां क्रिया और उद्देश्य विधेयक को दो टुकड़े नहीं किए गए, इसलिए यह भी साधारण में ही आएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये गलती आप नहीं करें, कहीं और को देखते ही सोचने लग जाएं कि संयुक्त का होगा। बिल्कुल नहीं होगा संयुक्त का। और देखिए, छाया, काव्या और लक्ष्मी रोज पढ़ने जाती है, इस प्रकार का भी दे सकता है उदाहरण। तो ये छाया, काव्या और लक्ष्मी ये तीनों एक ही इकाई है, उद्देश्य की श्रेणी में आएंगे। तो उद्देश्य तो एक ही हुआ, और जहां एक उद्देश्य है वो साधारण वाक्य है। और क्रिया भी देखो एक है, पढ़ने जाना, जाती है, इसलिए साधारण वाक्य। ये भिन्न प्रकार के उदाहरण है, शायद परीक्षा में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की। जी हाँ, प्रधानमंत्री भी एक और मन की बात करने वाले भी एक, तो साधारण वाक्य। मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा, इस प्रकार का भी, क्योंकि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय की परिचर्चा हो रही है और एक ही क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साधारण। क्या सुधा परीक्षा देने जा चुकी है? हाँ, इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़े कि नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, ऐसा हो, बिल्कुल हो सकते हैं। रचना के आधार पर हम वाक्य को तीन ही तो खंडों में बांटे हैं, तो इस प्रकार के भी आ सकते हैं। आपको समझना है क्रिया कितनी है, उद्देश्य कितने, कर्ता कितने हैं, आदि। तो उसके आधार पर वाक्य का चयन करना है। तो रचना के आधार पर हमने देखा है साधारण वाक्य, और आशा करते हैं कि ये तो आपके समझ में आ भी गया होगा। और आगे देखिए, मिश्र वाक्य, इसी का दूसरा नाम है मिश्रित वाक्य। मिश्र कह दो या मिश्रित वाक्य कह दो, दोनों एक ही बात है। मिश्रित वाक्य, अब देखिए इसमें क्या होता है, मिश्रित नाम ही है। एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ये महत्वपूर्ण बात है, तथा उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हो, उसी पर आश्रित यानी अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो, तो उसे कहेंगे मिश्र वाक्य। अब देखिए उदाहरण, अंकिता प्रकाश की बड़ी बहन है जो जयपुर में रहती है।
अब इससे उदाहरण से समझिए, अंकिता प्रकाश की बड़ी बहन है, यहां तक तो है ये प्रधान उपवाक्य। और जो जयपुर में रहती है ये है आपका आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब इसी से समझिए ये क्यों कहा इसको आश्रित उपवाक्य, इसलिए कहा जयपुर में रहती है। अब इससे एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, कौन रहती है, तो इसका जवाब आना है इसमें। यानी प्रधान वाक्य को बिना पढ़े बिना समझे हम इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, ये आश्रित है, जयपुर में रहती है, इसलिए आश्रित उपवाक्य इसको कहा जाता है। एक प्रधान है, दूसरा आश्रित है। तो इस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में आए तो आप उसे मिश्र वाक्य का नाम दें। और उदाहरण देखिए 2-3। जो महिला आ रही है वह मेरी मां है। अब देखो, जो महिला आ रही है ये तो है मुख्य वाक्य, वह मेरी मां है। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, वह मेरी मां है ये तो है प्रधान उपवाक्य, जो महिला आ रही है ये हो गया आश्रित उपवाक्य। कोई जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य बाद में आए, पहले भी आ सकता है। तो एक तो होगा उससे मुख्य रूप से प्रधान वाक्य और दूसरा होगा आश्रित वाक्य। यदि आप मेहनत करते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते, ये देखिए अवश्य उत्तीर्ण हो जाते मुख्य वाक्य है। यदि आप मेहनत करते, कब सफल हो जाते, यदि मेहनत करते। तो एक वाक्य का अर्थ जानने के लिए हमें दूसरे वाक्य में जाना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है आश्रित। अध्यापक ने कहा सभी को गृह कार्य पूरा करना है। अब ये देखिए, सभी को गृह कार्य पूरा करना है, अध्यापक ने कहा, 2 खंड हो गए, एक प्रधान है दूसरा आश्रित है। उसने कहा कि मैं अपराधी हूं, ये लीजिए मैं अपराधी हूं, और उसने कहा आश्रित हो गया, और मैं अपराधी हूं प्रधान उपवाक्य हो गया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस प्रकार के अनेक उदाहरण सभी जब आपको लगे कि एक पूर्ण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है कि उसको जानना, उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, और उसमें उसका अर्थ या भाव छिपा रहता है, तो उसे आप कहेंगे आश्रित या मिश्रित या मिश्र उपवाक्य। और तीसरा प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार और साधारण वाक्य, ये तो आ चुका है ना। अच्छा, अर्थ क्या था, पर तीसरा नहीं आया, इसी को देख लेते हैं हम दोबारा, इसी से समझो। एक बार इसको आप ऐसे रख लो, संयुक्त के उदाहरण नहीं आए हैं, उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा संयुक्त वाक्य। शायद आगे हूं लेकिन कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। पहले इसकी परिभाषा समझिए, नाम ही संयुक्त है। संयुक्त का मतलब है 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ जाते हों तो उसको कहते हैं संयुक्त। अब कैसे, एक से अधिक प्रधान वाक्य, इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं। बस इतनी सी बात याद रख लें आप। परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, यहां आश्रित की कोई बात नहीं है, एक की भी बात नहीं है, एक से अधिक। अब उदाहरण देखिए इससे किस प्रकार से, कौन से होते हैं संयुक्त के। मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। और अभी वाक्य ही चल रहा है, और सोहन, मोहन खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कैसे, पहली बात तो और लगा करके दोनों क्रियाओं को पृथक किया गया, 2 उद्देश्य को पृथक किया गया, 2 विधेयक को पृथक किया गया। अपने आप में ये पूर्ण है या नहीं, पहले ये देख लो। मोहन खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है। सोहन पढ़ रहा है, बिल्कुल, ये भी अपने आप में पूर्ण हो गया सोहन। इससे अर्थ करने में इसमें नहीं जाना है या इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो स्वतंत्र हुए। 2 स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं, प्रधान जो वाक्य होते हैं, तो उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य।
तो ये इसके उदाहरण इस प्रकार के बहुत सारे हैं जो आप ऐसा कर पाओगे। आगे देखिए, अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार, और इसमें देखिए रचना के आधार पर देखा, अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, वाक्य के प्रकार बताइए, प्रकार बताइए। अब ये पीपीटी सही नहीं चल रही है भाई, क्या चक्कर है, देखते हैं, एक बार दोबारा से करते हैं प्रारंभ से, यहां से। अब देखते हैं, ये हमने देखा, ये साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, और ये दोबारा आ गया है, ये गलती से, और ये अर्थ के आधार पर है। हाँ ठीक है, ये देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर हम वाक्य को बांटते हैं 8 प्रकार से। कई किताबों में 5 भी लिखा है जो गलत है, 8 प्रकार ही आपको याद रखने हैं। और कौन कौन से हैं ये देखिए 8 प्रकार। पहले तो इनके नाम थोड़ा सा पढ़ लीजिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, और अंतिम 8वां है इच्छावाचक। और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। अर्थात इसी में देखिए विधान का मतलब है साधारण, यानी कि नकारात्मक, प्रश्नवाचक आदि नहीं होना चाहिए, साधारण हो, और उसमें किसी मना करने की आदि की बातें नहीं हो, स्वीकार की बातें हो, तो उसको विधान। निषेध में मना करने की, नकारने की। प्रश्न में प्रश्न पूछने की या फिर जवाब की लालसा आदि हो। विस्मय में आश्चर्य होता है, आज्ञा में आदेश होता है, और संकेत में कुछ सूचक या संकेत आदि दिया जाता है। संदेह में स्थिति ऊहापोह की है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इच्छा में अपनी कामना, मनोकामना आदि है। अब एक एक को हम इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कैसे उदाहरणों से इनको स्पष्ट करते हैं हम। एक बार देखिए, पहले है विधान, और विधान की परिभाषा आप समझ गए, जिसमें सकारात्मक हो, साधारण अर्थ हो और सामान्य बात की जाती हो, तो उसको कहते हैं विधानवाचक। अब परीक्षा में कैसे सवाल आएंगे, परीक्षा में क्या पूछेंगे, एक उदाहरण जैसे मान लीजिए यही आ गया परीक्षा में, सुरेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, और 4 विकल्प आपको देंगे। ये किस प्रकार का वाक्य है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या विधानवाचक। तो आप तुरंत पहचान लें, क्योंकि विधानवाचक है सुरेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं पूछा गया, कहीं कोई मना नहीं किया गया, कहीं कोई आज्ञा नहीं दी गई, कहीं कोई आश्चर्य नहीं किया गया, तो ये विधान हो जाएगा। साधारण जिसको कहें वो विधान। काजल टीवी देख रही है, बिल्कुल साधारण। राम और श्याम खेल रहे हैं, ये सारे विधानवाचक वाक्य के ही प्रकार हैं, और ये बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। दूसरा देखो, निषेध, और नाम ही निषेध है। निषेध का मतलब होता है मना करना, अंग्रेजी में नेगेटिव कहते हैं जिसको। और देखो, मैं आज नहीं आ रहा, ये नहीं है ना, यही पहचान दिलाएगा। अब इसको विधानवाचक नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मना करने का भाव आ गया, नकारात्मक का भाव आ गया, तो फिर वो निषेध आ जाएगा। ये याद रखें, निषेध का मतलब था मना करना। पंकज खेलने न जाओ, अब न भी नहीं काट देता है, यहां भी। सुबह से कोई गाड़ी नहीं आई है, ये लीजिए। तो बहुत सरल, आसानी से इसकी पहचान आप कर पाएंगे कि मना करना का भाव, मत का भी प्रयोग हो सकता है, न का भी हो सकता है, नहीं की भी हो सकता है। ऐसा भाव प्रकट हो कि मना हो रहा है तो निषेध हो जाएगा। और तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। और देखिए प्रश्नवाचक कैसे होता है, तुम कब आओगे। पहली बात तो ये चिन्ह देख रहे हो, ये देखो तीनों में ही है, इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और दूसरी बात, पढ़ोगे तो अर्थ भी, भाव भी वही दे रहा है, तुम कब आओगे, यानी सवाल पूछा गया है तो प्रश्नवाचक हो गया। हमारा परिणाम कब आएगा, ये भी प्रश्न हो गया। कौन आ रहा है, ये भी सवाल हो गया। तो ये बहुत सरल है, इसको आप आसानी से पहचान लोगे, यहां से सवाल आते भी कम है। और 4 नंबर पर देखिए विस्मयवाचक। विस्मय का आपको याद रखना है आश्चर्य, यानी कि कौतूहल से। और कैसे, यह क्या हो गया,
अब इसका मतलब पता नहीं है क्या हो गया, लेकिन कुछ हुआ है। इसलिए ये चिन्ह देखो आप, विस्मय सूचक चिन्ह, इसमें भी यहां ऐसा आ जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह। सब कुछ लुट गया। अब लुटा या नहीं, लेकिन उसको तो आश्चर्य इस बात से कह दिया, अरे आप आ गए, ये तो पूर्ण विराम ही आएगा, अरे यहां देखिए। तो इस प्रकार के विस्मय चिन्हों का प्रयोग और विस्मय उक्ति का प्रयोग किया जाए तो विस्मय वाचक आपका वाक्य हो जाएगा। और उससे आगे है आज्ञा। आज्ञा, और आज्ञा में देखिए आप जा सकते हो, बिल्कुल आज्ञा का भाव है इसमें, तो पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है, जरा जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा उत्तर दे रहा है, आप जा सकते हो, मैं अंदर आ सकता हूं, सभी को प्रणाम करो। ये सारी की सारी आज्ञाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखें। जैसे और कोई कार्य भी हो सकता है, मेरे लिए कुर्सी लाओ, तो ये भी आज्ञा हो गया, यानी आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा का भाव आ जाए तो आज्ञावाचक। और देखिए आगे संकेत। अब संकेत का मतलब है कोई भी एक माध्यम, अगर ऐसा होता शायद आदि शब्दों का प्रयोग तो संकेत हो जाएगा। वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये लो, फसल अच्छी कब होगी, संकेत दे दिया, वर्षा अच्छी होने पर होगी, तो यहां संकेतवाचक। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप IMP मान लें, महत्वपूर्ण मान लें। वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, इसका मतलब फसल अच्छी हो, इसके लिए संकेत क्या दे दिया, अच्छी वर्षा होना। आप आए तो समाधान भी होगा, ये लीजिए, समाधान तो होगा, लेकिन कब, यदि आप आए तो उनके आने पर ही समाधान निकलेगा, यह संकेत हो गया। पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, जी हाँ, उत्तीर्ण कब होंगे, जब पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई एक संकेत का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। और उससे आगे है संदेह, और नाम भी संदेह है, और संदेह में स्थिति वही होती है द्वंद्व वाली स्थिति, कि क्या ये या वो, या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण से समझिए, शायद मैं कल आऊंगा, अब बताइए क्या वो कल आएंगे, जी हां आएंगे, जी हां वो नहीं आएंगे, दोनों बातें हैं ना, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। ऐसे वाक्यों को कहते हैं संदेह। संभवतः है, इसका भी प्रयोग हो गया, राजू झूठ बोल रहा है, अब जरूरी नहीं राजू झूठ बोल रहा है, सत्य भी बोल सकता है, लेकिन संभवतः का प्रयोग हो गया। निशा शायद परीक्षा देगी, अब निशा परीक्षा दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, तो ऐसे वाक्य को कहते हैं संदेहवाचक। एक बार समझा और एक बार इसको देखा तो याद हो गया। और अंतिम देखिए इच्छा। ये तीन अलग अलग महत्वपूर्ण है, आज्ञा, संकेत और इच्छा। इनमें फर्क करना थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जन्मदिन मुबारक हो, ये लो इच्छा ही तो है। ईश्वर आपको सफल करें, आप चिरंजीवी हो, ये लीजिए। आप दीर्घायु बनो, आप सदा सफल हो, ये इस प्रकार के क्या है, इच्छा, कामना, इच्छा आदि के वाक्य होते हैं। तो ये बहुत सरल होते हैं, इनको आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने आज की कक्षा में देखो क्या देखा, और देखते हैं, इतनी है। और आज की कक्षा में हमने क्या देखा, ये देखिए। आज हमने देखा वाक्य संरचना में, और वाक्य संरचना में ये रंग बदल लेता हूं, इसका रंग बदल लेता हूं, और ये काला। और देखिए वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, और कितने प्रकार से बांटा गया, दो। एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। इतना याद रखें आप, दोबारा से पुनः बता रहा हूं, रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8, और इनके उदाहरण भी आपको पढ़ा दिए गए, बता दिए गए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब की बार संभावना ये ज्यादा अधिक है कि परीक्षा में ये पूछा जाए ये किस प्रकार का वाक्य है। 4 सवाल परीक्षा में आने हैं। आगे वाली कक्षा में हम इनके उदाहरण भी लेकर आएंगे, प्रश्न भी लेकर आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं इनसे। तो और नए प्रकरण के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।